जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा यूपी SSSC पैट, इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। और एग्ज़ाम कब है? 28 और 29 अक्टूबर को, ध्यान देना, ठीक है। ये 2 दिन है एग्ज़ाम में, ठीक है। और यूपी में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पैट परीक्षा को पास करना बहुत ज़रूरी है। पास ही नहीं, समझ रहे हैं, एक अच्छे नंबरों से पास करना ज़रूरी है। जितने अच्छे नंबर होंगे आपके, उतने ही अधिक परीक्षा देने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो 1.5 महीने से कम का समय बचा है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। और आप एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जाए, वो नहीं पढ़ना जो परीक्षा में पूछा ही ना जाए। मतलब कम समय बचा है, कम समय में सिर्फ हमें सिलेक्टिव पढ़ना है, और वो पढ़ना है जो परीक्षा का पैटर्न हो, परीक्षा का लेवल हो। मतलब परीक्षा के पैटर्न और लेवल के हिसाब से हमको तैयारी करनी है कम समय में। हमने 2 बार यूपी SSSC पैट का पेपर दिया है, तो हमें इसका परीक्षा का पैटर्न भी मालूम है और इसका लेवल भी। अभी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में कहेंगे, तो हम पुराने जो पेपर हैं यूपी SSSC पैट के पिछली साल के, उनको लेकर आएंगे। एक एक दिन का शिफ्ट बाय शिफ्ट आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, बहुत मेहनत करेंगे अच्छे से। इन 1.5 महीने में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, और आपके परीक्षा में जो सीधे पूछे जाएंगे। देखना, आप परीक्षा हॉल के से निकलने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को, और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि ओजोन क्या है। सबको पता है कि ओजोन एक गैस है, लेकिन ज़रा ऑप्शन देखिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एक समावयव है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो समझिए ओजोन है क्या। ओजोन एक हल्की नीले रंग की गैस है, ये तो पता है आपको। लेकिन ओजोन का सूत्र क्या होता है रासायनिक से? O3। मतलब इसमें क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, मतलब ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है। आपको पता होगा, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपर रूप। ये भी ध्यान रखना। अब एक ही तत्व जब कई तरह से मिलता है तो उसे अपर रूप कहते हैं। तो ओजोन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन का एक अपर रूप हो जाएगी। ये है हमारा सही जवाब, ठीक है। बात करें ओजोन की, तो ओजोन गैस 90% कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। याद रखना, 90% समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। जब ये समताप मंडल में हो तो ये क्या कही जाती है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। इसको कहते हैं सुरक्षा कवच। और यही अगर ओजोन गैस निचले वायुमंडल में आ जाए, यानी कि क्षोभ मंडल में, तो ये प्रदूषक का काम करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ाने में मदद देती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेहंद बांध परियोजना। पूछ रहा है रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है। रेहंद बांध परियोजना से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, गुजरात, महाराष्ट्र में, केरल, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। रेहंद बांध कहाँ पर है? ये है यूपी के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में एक स्थान है पीपरी। ये पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। सोनभद्र ना देके ऑप्शन में पीपरी दिया था, तो याद रखना ये पीपरी स्थान पर है और रेहंद नदी पर है। और इस बांध से उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
स्थल का हुआ है सकरा भाग। जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए मैप से समझते हैं। ये मैप है, ये है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों को, मतलब ये दोनों विशाल स्थल खंडों को जोड़ने वाली जो पतली सी ये पट्टी है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्थल संधि, स्थल संधि, ध्यान देना, है ना। इसको हम कहते हैं स्थल संधि। जो दो बड़े विशाल भूभागों को जोड़े वो स्थल संधि होता है। ऐसे ही एक होती है जल संधि। जल संधि समझते हैं, जैसे ये हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है और इसके नीचे ये क्या है? श्रीलंका। अब ध्यान देना, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये जल भरा है, विशाल जल क्षेत्र है, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, और आगे यहाँ अरब सागर है। अब ध्यान देना, ये दो विशाल जल क्षेत्रों को मिलाने वाली जो पतली सी ये पट्टी है जल की, इसको हम कहते हैं जल संधि, जल संधि, ध्यान देना, ठीक है। ये जल संधि है और ये स्थल संधि है। तो हमसे पूछा गया है स्थल संधि के बारे में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दो विशाल भूभागों को कौन मिलाता है? स्थल संधि। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे जो स्थल संधि है इसका नाम क्या है? तो इस स्थल संधि का नाम है पनामा। ध्यान देना, पनामा के नाम से कई चीजें हैं। पनामा के नाम से यहाँ पे एक देश भी है जो पनामा है, और इसी के नाम से इस संधि का नाम स्थल संधि का नाम पनामा स्थल संधि पड़ा है। यहाँ पे एक कृत्रिम नहर भी बनाई गई है, ठीक है, एक नहर बनाई गई है, उसको जल संधि नहीं कहेंगे। ये नहर है, इसको जल संधि नहीं कहेंगे। जल संधि होता है प्राकृतिक रूप से जो मतलब जल के भाग मिलते हैं उसको कहते हैं। ये कृत्रिम रूप से बनाई गई नहर है और इसका नाम भी पनामा नहर है। और अभी पनामा नहर बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पे एक जहाज फंस गया था, ठीक है, इस नहर में। और यहाँ पे जो जल संधि है इसका नाम बताइए। यहाँ पे जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। ध्यान रखना, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, ध्यान देना, ये कहाँ लॉन्च की गई? कोलकाता, कोच्चि, अहमदाबाद या चेन्नई? ध्यान देना, ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट अभी चेन्नई पुलिस ने लॉन्च की है। समझ रहे हो? चेन्नई पुलिस अब ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी करेगा और आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा। समझ रहे हो? तो ये पहली बार है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस को फ़ायदा मिलेगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगी, थोड़ा उनका काम भी हल्का हो जाएगा। अब ड्रोन निगरानी करेगा, तो ऑप्शन अपना चेन्नई हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताओ आप किस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य करते हैं? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में, या इनमें से कोई नहीं? देखो ध्यान देना, प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है? इसमें आता है कृषि और पशुपालन, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आते हैं, धंधे आते हैं, उद्योग धंधे। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं। ध्यान देना, सेवाओं में क्या, जैसे कोई अपनी सेवा बैंक में दे रहा है ना, कोई रेलवे में काम कर रहा है वहाँ अपनी सेवा दे रहा है, कोई प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहा है वहाँ सेवा दे रहा है, कोई पुलिस में काम कर रहा है तो वहाँ सेवा दे रहा है। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? नौकरी, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अब बताना है कि भारत की कुल जनसंख्या मतलब सर्वाधिक किस सेक्टर में है ना, यही बताना है हमें, सर्वाधिक किस सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए, कुल जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि बच्चे बूढ़ों को काउंट नहीं करा जाएगा। यहाँ उनको काउंट किया गया है जो भारत की कार्यरत जनसंख्या है, मतलब जो काम कर सकती है या काम करती है, उसका प्रतिशत बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना करता है काम? अभी लेटेस्ट ये 2023 के आंकड़े हैं, पुराने आंकड़ों में ये आंकड़ा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अभी लेटेस्ट 48.6
9% लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। ध्यान देना, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का भी जान लो। तो द्वितीयक क्षेत्र में करते हैं 24.3% लोग और तृतीयक क्षेत्र में करते हैं 26.8% लोग। ठीक है, ये टोटल 100% हो जाएगा। मतलब कार्य जनसंख्या का 48% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में 24% और तृतीयक क्षेत्र में लगभग 26%। तो सबसे अधिक कहाँ है? प्राथमिक क्षेत्र में। हमारा आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता ये क्या है? ये गुफाएं हैं और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये भी ध्यान रखना। गुप्तकालीन गुफा, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देना, ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं और ये गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। इन गुफाओं पे चित्र चित्रित हैं, उसमें किसी कथा का विवरण है, मतलब चित्रों के माध्यम से कथा का विवरण है। और इन गुफाओं पे जो चित्रित हैं कथाएं, वो हैं जातक की कथाएं, जातक कथाएं। अच्छा, जातक की कथाएं किससे संबंधित हैं? ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जातक की कथाएं बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों की, मतलब बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं इसमें जातक में, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछा है, कौन शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, लेकिन अहिंसा नहीं है। अहिंसा नहीं है। अहिंसा क्या है? अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। ये भी ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो ध्यान रखना अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना। आज़ाद हिंद सरकार, आपने सुना होगा आज़ाद हिंद फौज, ये 2 शब्द हैं। एक है आज़ाद हिंद सरकार और एक क्या है? आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। इसकी स्थापना बताना है हमें, आज़ाद हिंद सरकार की। हम आपसे पूछ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लड़कों को, क्योंकि हमें कई जगह मिलते ही हैं, कई नाम मिलते हैं। इसका में मिलता है एक तो नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है ना, कैप्टन मोहन सिंह का भी नाम मिलता है, और रास बिहारी बोस का भी नाम मिलता है, और सुभाष चंद्र बोस का भी नाम मिलता है। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में आज एकदम से क्लियर कर लेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1915 में की गई थी, ध्यान देना, 1915 में अफगानिस्तान में। और इसकी स्थापना किसने की थी अफगानिस्तान में? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने 1915 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बाद आगे चल के इसका विघटन हो गया था आज़ाद हिंद फौज का, ध्यान देना, इसका पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे। आगे चल के इसका विघटन हो गया, फिर काफ़ी टाइम बाद सन 1942 में फिर से आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए एक व्यक्ति थे, उन्होंने विचार दिया। अक्सर पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने। मोहन सिंह, ध्यान देना, ये कैप्टन मोहन सिंह कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब थे भारतीय लेकिन ब्रिटिश सेना में ये अधिकारी थे। इन्होंने विचार दिया था। इनके विचार पर 1942 में ही रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ध्यान देना, गठन किसने किया? गठन किया रास बिहारी बोस ने। ठीक है।
अब ध्यान देना, कभी भी अगर ऑप्शन में रास बिहारी बोस दिया हो तो हमेशा आंसर यही सही होगा, क्योंकि इनका आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन आगे समझिए, रास बिहारी बोस की उस समय उम्र 70 प्लस थी, लगभग 70 साल से ज़्यादा के थे। अब आप ही बताइए, 70 साल का व्यक्ति अगर किसी सेना का कमांडर हो तो उस सेना में जोश रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज के कमांडर। अब ध्यान रखना, यही आगे चल के 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज गठन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में क्या किया? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। मतलब जो आज़ाद हिंद फौज ने 1 साल बाद सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये ध्यान देना, जब पूछा जाए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, हमेशा सुभाष चंद्र बोस देना और जगह सिंगापुर। और अगर पूछे आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस दिया है तो उनको लगाना नहीं है, तब सुभाष चंद्र बोस कर सकते हैं। और ये आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले पता है कहाँ हुआ था? पंजाब के टोक्यो में। पंजाब नहीं, सॉरी, जापान के टोक्यो में। जापान टोक्यो में। ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार, ऑप्शन ए किर्कपैट्रिक मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर जॉब हार्टसन, या कहीं कहीं इसका हार्टसन भी नाम मिल जाएगा आपको। क्या? हार्टसन या चार्ल्स बेबेज। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था डॉक्टर कौन है? हार्टसन ने, डॉक्टर जॉब हार्टसन ने। किर्कपैट्रिक, ये भी महत्वपूर्ण है, इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने की थी आधुनिक साइकिल। आधुनिक साइकिल का मतलब साइकिल की खोज नहीं, आधुनिक साइकिल मतलब पैडल वाली साइकिल। पैडल वाली साइकिल की खोज करी थी इन्होंने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका पता है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ध्यान देना, नहीं बनता। एक पूछता है, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। बताओ, नया पदार्थ बनता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब कोई नया पदार्थ नहीं बनता वो होता है भौतिक परिवर्तन। समझ रहे हैं? तो इस सवाल का हमारा जवाब होगा भौतिक परिवर्तन। जैसे किसी पानी का जमना, अगर पानी जम गया तो वो कोई नई चीज़ नहीं बनी, वो पिघल के फिर से पानी हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम अगर पिघल गई तो वो फिर से जम के आइसक्रीम ही बनेगी। तो उस ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और इसमें जो पदार्थ होता है वो अपने पहले वाले रूप में फिर से वापस आ जाता है। लेकिन जब नया पदार्थ बने तो इसको क्या कहते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन में जो भी प्रारंभिक पदार्थ होगा वो एक बार परिवर्तित हो जाएगा तो नया पदार्थ बन जाएगा, फिर वो दोबारा अपने स्वरूप में नहीं आ पाएगा। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार दूध से अगर दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक और उदाहरण है, जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी जल गई या तो वो राख हो जाएगी, कोयला बन जाएगी, लेकिन राख कोयला फिर से लकड़ी नहीं बन सकते। तो लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बताइए कहाँ है प्रमुख केंद्र? तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली में। ध्यान रखना, बरेली में। मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। ठीक है, पीतल उद्योग है। मिर्जापुर
आपने सुना होगा कालीन भैया का नाम, कालीन और दरियाँ। मिर्ज़ापुर मूवी देखी है, उसमें कालीन भैया थे, उनका व्यापार क्या था, कालीन बनाने का, दरियाँ बनाने का। तो मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग और दरी उद्योग ये भी प्रसिद्ध है। सहारनपुर में बताइए, सहारनपुर में है कागज़ उद्योग। क्या है, कागज़ उद्योग, ध्यान देना। आगे चलते हैं। यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फैन। अच्छा, अभी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग अभी नीलाम हुई है। इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग मतलब यूरोप के इतिहास में अभी तक इससे महंगी पेंटिंग नहीं बनी। आपने देखा लेडी विद द फैन, मतलब एक पहले थी लेडी विद द लैम्प, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वो मतलब चित्र था। ये है लेडी विद द फैन। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा कोरियन मूवी में एक लेडीज होती है, वो हाथ में एक पंखा लिए रहती है, ठीक है, वैसी कलाकृति है ये, उन्हीं की डिजाइन है। और ये किस देश से संबंधित है ये बताना है। ये है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया, ध्यान देना। ऑस्ट्रिया ये यूरोप का देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है, ध्यान देना। और ये सबसे महंगी पेंटिंग है अभी यूरोप की। उत्तर प्रदेश में महिला सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर बताना है। तो ये वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर है 1090, आपको पता होगा। और इसकी शुरुआत कब करी गई थी बताओ? इसकी शुरुआत करी गई थी 2012 में। किसने की थी? अखिलेश यादव ने। किसने की थी? अखिलेश यादव ने 2012 में। महत्वपूर्ण, ध्यान देना, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। बताना है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान देना, भारतीय नौसेना का मुख्यालय, तो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर बात नेवी की करी जाए तो ध्यान देना, यहाँ समझना, इसको 3 कमानों में बांटा गया है। एक तो है पश्चिमी कमान, यहाँ पे क्या है? पश्चिमी कमान। और यहाँ पे है पूर्वी कमान, और ये कि यहाँ पे है दक्षिणी कमान। अच्छा, तीनों कमानों का ध्यान देना। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ये कहाँ हो गई? पूर्वी कमान। और पश्चिमी कमान का है? पश्चिमी कमान का है मुंबई में मुख्यालय। और दक्षिण कमान का कोच्चि। ये है दक्षिण कमान। ये पूछा जाता है, याद रखना, तीनों कमानों के, ठीक है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बतानी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1945 में। कौन सी डेट में? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना, 24 अक्टूबर को। इसके 6 अंग हैं, ठीक है, 6 अंग में से एक अंग सुरक्षा परिषद भी है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, 15 सदस्य देश। और इन 15 सदस्यों में 5 हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। अस्थायी 5 हैं स्थायी। अब जो स्थायी हैं 5, उनका बहुत मतलब पावर हो, मतलब वेटो पावर उन्हीं के हाथ में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थायी सदस्य ये कभी नहीं बदलते, हमेशा के लिए स्थायी हैं। और इनमें से 5 को वेटो पावर है। अगर कोई भी काम होना होगा और एक भी सदस्य अपने वेटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा तो वो काम कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं। और इन 5 सदस्यों में कौन कौन से हैं याद रखना। एक है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस,
और फिर है ब्रिटेन और फिर है चीन और रूस। ये 5 है, ठीक है। और अस्थायी जो सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इन 5 सदस्यों की बात कर रहे हैं। स्थायी सदस्य हमसे पूछा है तो कितने हैं? 5। भारत के पास वेटो पावर नहीं है और भारत निरंतर मांग कर रहा है स्थायी सदस्यता के लिए यहाँ सुरक्षा परिषद में। अगर स्थायी सदस्य भारत बन जाएगा तो उसके पास भी वेटो पावर होगी। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? ये चीन, चाइना विरोध कर रहा है। बाकी 4 लोग सहमत हैं लेकिन चाइना विरोध करता है। भारत को स्थायी सदस्यता चाइना की वजह से नहीं मिल पा रही है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रस्तुत किया जो कि एक तरह से दोहरी सरकार थी? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। ध्यान देखना, इसके तहत प्रांतों में पहली बार दोहरी सरकार बनी गई थी। यानी कि ये क्या है? द्वैध शासन। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वैध शासन। इसके तहत प्रांतों में पहली बार दोहरा शासन या दोहरी सरकार बनी थी। पूछ रहे हैं, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? तो 1508, 1510, 1500 या 1509? तो सही जवाब होगा 1510। उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। इन्होंने आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया था। ध्यान देना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? मतलब इसका ये है, कोई उच्च न्यायालय का वकील कितने साल तक लगातार वकालत करे या अधिवक्ता रहे ताकि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सके? तो वो समय अवधि बताना है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। इसका सही जवाब है 10 वर्ष। अगर कोई वकील लगातार 10 साल तक अधिवक्ता के पद पर रहता है तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। और बात करें उच्च न्यायालय की तो इसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 214। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी तक 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बताना है सीबीआई के विशेष निर्देशक के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? अभी हाल ही में सीबीआई के निर्देशक बने हैं अजय भटनागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। मतलब भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, शास्त्रीय नृत्य में या सिनेमा में? तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और ये कितने भाषाओं में दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अभी तक ये साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा, अभी तक कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सी 22 भाषाएं? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जिनका उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में जिनका उल्लेख है 22 भाषाओं का, उन्हीं भाषा में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। ये भी ध्यान रखना, सन 1965 में, 1965 में जी शंकर कुरूप को। और इनको मलयालम भाषा के लिए, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में नहीं है? आईआईटी रुड़की, ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ध्यान देना। आईआईटी BHU, ये कहाँ है? वाराणसी में, वाराणसी। आईआईटी भिलाई, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में।
और IIT मंडी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थित है? IIT BHU, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य की भाषा, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? ध्यान देना। तो जो बौद्ध धर्म की या बौद्ध साहित्य की भाषा है वो है पाली, और जैन धर्म और जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृतिक। ध्यान देना, ये भी जैन धर्म की। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? मतलब बताना है कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, अलग अलग इनका मॉडल था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो देखो, ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? दूसरी। और इसका समय पीरियड कितना था? 1956 से 1961 तक, ध्यान देना। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें उद्योग पर बल दिया गया। उद्योग पर बल, भारी उद्योग पर बल दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, उनके बारे में। एक तो था भिलाई, एक था राउरकेला, और तीसरा था दुर्गापुर। ये 3 इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए गए थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? ये भी पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड-डोमल मॉडल पर। ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये तो आता है अनुच्छेद 21 में। ये तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है कितने? 12 से लेके 36 तक, 12 से लेके 36 तक। ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी सही है। और शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता ये है अनुच्छेद 29 में। और धार्मिक स्वतंत्रता ये कितनी है? अनुच्छेद 25 में। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1916, 1920 या 1921? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी 1916 में। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? एक तो मदन मोहन मालवीय है, और इनके साथ में कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, लेकिन इनकी सहायता की थी एनी बेसेंट ने, ये भी ध्यान रखना। पूछ रहा है धूरिया, ध्यान देना, धूरिया लोक नृत्य कहाँ का है? किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल का। ये यूपी के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड या ब्रज। तो धूरिया नृत्य है ये बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में कुम्हार जाति होती है, कुम्हार यानी कि प्रजापति, कुम्हार समुदाय द्वारा ये शुभ अवसर पर गाया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है। और पूर्वांचल में ध्यान देना, ये धोबिया है, वो है धोबिया। ये धूरिया है, वो है धोबिया। ये पूर्वांचल का लोक नृत्य है, ध्यान देना। अवध का एक पूछा जाता है, अवध में है कलाबाजी। अवध क्षेत्र का क्या है? कलाबाजी। और ब्रज क्षेत्र का तो पता है सबको, बहुत फेमस है, चरकुला, जिसमें पहिए पर कई दिए रख के डांस किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
किसके लिए प्रसिद्ध हैं और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये कह रहा है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये तो शहनाई वादक थे और इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न, इनको दिया गया था भारत रत्न। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग के लिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश के सभी शहर दिए गए हैं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या आजमगढ़। तो कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। और यहाँ पे क्या बनता है, कांच की चूड़ियाँ निर्माण, ठीक है। फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस है बताइए, एक जिला एक उत्पाद भी है फर्रुखाबाद का, ये है वस्त्र छपाई, वस्त्रों पर छपाई। मुरादाबाद अभी बताया था, पीतल उद्योग है यहाँ पे। आजमगढ़, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना। आजमगढ़ क्या है, काली मिट्टी से निर्मित कलाकृति। काली मिट्टी से निर्मित कलाकृति, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और शिनकोबे। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और एक है क्यूशू। ये 4 द्वीप हैं जापान के, ध्यान देना। मुख्यतः ये 4 द्वीपों पर जापान बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जापान की राजधानी टोक्यो कौन सी द्वीप पर बची है, ये बसी है होन्शु पर। शिनकोबे द्वीप ये चीन का द्वीप है, ये ही नहीं है, इसका आंसर सही हमारा क्या हो जाएगा, शिनकोबे चीन का द्वीप है और ये दक्षिणी चीन सागर में है, जापान का द्वीप ये नहीं है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताना है, अरावली की गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या अनायमुड़ी। तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये भी ध्यान रखना, एक बार पूछी गई है परीक्षा में। और ये कहाँ है, राजस्थान के सिरोही जिले में है, सिरोही जिले, ठीक है, माउंट आबू में, आबू, ये भी ध्यान रखना। और एक चीज और याद रखना, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, लीमा, लापाज या कराकस। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। लीमा कहाँ की है, पेरू की। लापाज है बोलीविया और कराकस ये कहाँ की है, वेनेजुएला की। ये कहाँ की है, वेनेजुएला की। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक द्वारा, कौन सा युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया, जीता गया आखिरी युद्ध था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये था सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध था, कलिंग युद्ध, जिसको 261 ईसा पूर्व अशोक ने जीता था। इस युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया और इन्होंने शांति के मार्ग पर चले और इन्होंने मारकाट दुनियादारी युद्ध लड़ना बंद कर दिया। अब क्वेश्चन ये है आपसे, ये क्वेश्चन है कि अभी एक हाल ही में IAS के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे। ये अभी इंटरव्यू में पूछा गया था IAS के। बताइए, कलिंग के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था। वहाँ का राजा हम नाम बता दें, वहाँ के राजा थे अनंत पद्मानवन वहाँ के शासक का नाम था। ये अभी पूछा गया था IAS के इंटरव्यू में। बताना है भारत का उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तार बताना है। भारत का किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तार है, 9 डिग्री 5 मिनट या 40 डिग्री 5 मिनट
या फिर ऑप्शन बी कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो सही जवाब बताते हैं आपको। सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखना, समझ लेना ज़रा क्या है। जैसे मान के चलो ये भारत का मैप है, ये अक्षांश की बात कर रहा है, ये है देशांतर। खड़ी रेखाएं होती हैं देशांतर, और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ये है अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है वो है 0 डिग्री से थोड़ी ऊपर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके यहाँ पे आके ये कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट। ये है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। अक्षांश, ध्यान देना। और देशांतरी विस्तार पूछे तो ये है देशांतरी विस्तार। ठीक है, यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। ध्यान देना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ तक कौन सा है या देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। ये है इसका देशांतरी विस्तार, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थित है? तो आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है ये किस स्थान पर है बताना है। इनमें से है देवास। देवास में कहाँ है ये? एमपी में। एमपी। आरबीआई की कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कितनी है? 4। उनमें से एक तो है देवास, ध्यान रखना। दूसरी है नासिक, और तीसरी है मैसूर, और चौथी है कौन सी? सालवानी कहाँ है ये बताओ? ये है पश्चिम बंगाल में। बाकी ये तो पता होगा, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सर्प का विष है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी वजह से शीघ्र ही पूरे शरीर में सांप का विष फैल जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। ये थे हमारा आज के प्रैक्टिस सेट के कुछ प्रश्न। अच्छे प्रश्न थे, ठीक है, और आपको काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षा में। हमने देखो यूपी जीके से भी प्रश्न रखे थे, स्टैटिक जीके से भी रखे थे, करंट अफेयर से भी रखे थे, समझ रहे हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट था एकदम। और अगर आप कहेंगे तो पैट के लिए हम पुराने प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर हैं उनको लेकर आएंगे और शिफ्ट बाय शिफ्ट उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे, कम समय बचा है, खूब मन लगा के पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी प्रश्न मिले सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।